नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बढ़ती जनसंख्या देश की वो बड़ी समस्या बन गई है जिसके लिए लकीर खींचना बेहद जरूरी है। हर आपदा के समय बड़ी आबादी मुसीबत बनती है। अगर हम समझ पाए तो इस कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। जनसंख्या को लेकर एक संदेश दिया है कि अब नहीं तो फिर आखिर कब। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या देश आत्मनिर्भर बन पाएगा? यह सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और आज आओ इसी मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। लेकिन दुनिया के मुकाबले आज भारत की स्थिति अलग बताई जा रही है कोरोना से जंग के बीच में। लेकिन एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आबादी के बोझ से कराहते हिंदुस्तान। जब कोरोना जैसी किसी बीमारी की आमद होती है तो शोर संसाधनों को लेकर मचने लगता है। सवाल सरकारों पर उठने लगते हैं। कोरोना के आलम में अभी जो हालात सड़क, अस्पताल और पूरे देश में दिख रहे हैं, वही हालत सूखा, बाढ़, बीमारी और दूसरे संकट के समय दिखते हैं। क्योंकि देश की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या का बोझ ही है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब होगा कैसे? क्योंकि जनसंख्या के ज्वालामुखी पर बैठे अपने ही देश में आबादी का आंकड़ा करीब 135 करोड़ के पार जा पहुंचा है। संसाधनों की बात करें तो हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया की लगभग 2.5% है, पीने लायक पानी 4% है और आबादी दुनिया की 20% है। इस बार नए साल पर अमेरिका में 10,247 बच्चे पैदा हुए, चीन में 46,299 और भारत में 67,385 बच्चे पैदा हुए हैं। पूरे साल 2020 की बात करें तो करीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। ऐसे में यह आंकड़ा बताता है कि बढ़ती जनसंख्या के लिए एक लकीर खींची जानी चाहिए। योगी और मोदी जी को सबसे पहले इन श्रमिकों को, इन कामगारों को काम देना होगा, राशन देना होगा, आर्थिक मदद करनी होगी और काम देकर फिर इनसे काम लेकर देश और प्रदेश की समृद्धि का मार्ग निकालना होगा। दुनिया के तमाम देश हंसी खुशी में ही हमसे आगे हैं। पूरी दुनिया के मुकाबले देखें तो हालात खतरे के निशान को छू चुके हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 103वें स्थान पर हैं। साक्षरता दर में 168वां स्थान, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 140वां स्थान, न्यूनतम वेतन में 64वां और रोजगार दर में 42वें स्थान पर हैं। अब भीड़ के इस खबर में कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत? बहरहाल देश के 29 राज्यों की आबादी दुनिया के 29 देशों की आबादी से भी ज्यादा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हर बार कड़े कानून और नियम की बात होती है, लेकिन वोट बैंक के गणित में सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आबादी पर अंकुश अब नहीं तो कब? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आज चर्चा इसी पर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ आगे जाके जुड़ेंगे। अशोक सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आमिर साबरी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य वेद मूर्ति वैदिक जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय, नेता बीजेपी, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। एक कहावत है, छोटा परिवार सुखी परिवार, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार लाल किले की प्राचीर से कहा था, छोटा परिवार देशभक्त परिवार। लेकिन यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, परेशानियां उससे ज्यादा हैं, और आत्मनिर्भर बनना भी है आपके जरिए। देखिए, पहले तो जैसे होता है ना भाई, खेल शुरू होने से पहले खेल के नियम सार्वजनिक हो जाएं, वैसे ही मैं ये निवेदन कर दूं, ये बहस भाजपा कांग्रेस सपा बसपा वाली बहस नहीं है आज, माफ करिएगा, है ना जी। और ये बहस है सिर्फ इस बात को लेकर कि हर संकट ने हमको ये इशारा किया, ये समझाया, ये बताया, ये दिखाया कि बेहिसाब आबादी किसी भी संकट को कई सौ गुना ज्यादा गहरा और घनीभूत कर देती है। 2.25 करोड़ जनसंख्या हम जोड़ लेंगे 2020 के 31 दिसंबर आते आते, यानी दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी इतनी है, यानी हर साल हम एक दुनिया का मुल्क और अपने में एड ऑन कर लेते हैं। कोई सीमा होगी? कोरोना ने एक फिर हमको वो दृश्य दिखाए, ये पटरी पटरी जाते मजदूर। मैं इस बहस में न पढ़ूंगा, न किसी सम्मानित अतिथि को पढ़ने दूंगा कि जी भाजपा ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, रालोद ने ये किया, बीज फलाने ने ये किया, ये सब कुछ नहीं। मूल प्रश्न है, पटरी पटरी जो लाखों लोग चल रहे हैं, और ये आज से नहीं चल रहे, सैकड़ों साल से बिहार के एक हिस्से में बाढ़ आती है, नेपाल से जो नदियां आती हैं वो उसको डुबो देती हैं। वहां ये दृश्य हम लोग देखते हैं, हर साल देख रहे हैं। हर पार्टी की सरकार रैली, इसका क्या मतलब है? तस्वीर थोड़ी ना बदल गई मुल्क की, इसलिए राजनीतिक शब्दावली से परहेज करेंगे। क्या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जो 2%, 2.25% जमीन हो जिसके पास खेती लायक विश्व की, और उसके पास विश्व की 20.5% आबादी रह ले चैन से? उत्तर है नहीं नहीं नहीं। कक्षा 5 के बच्चे से पूछ लीजिएगा, वो समझ जाएगा, नेताओं को समझ भले ही ना आए, किसी से पूछ लीजिए। क्या कोई मुल्क, कोई भी मुल्क पूरे ब्रह्मांड दुनिया में ऐसा है जो प्रतिवर्ष 2.5 से 3 करोड़ नई नौकरियां क्रिएट कर दे? उत्तर है नहीं नहीं नहीं। अमेरिका नहीं कर सकता, ये फ्रांस नहीं कर सकता, जापान नहीं कर पा सकता, तो और कौन करेगा? क्या यह संभव है जब आपकी आबादी में हर साल 2-2.5 करोड़ लोग एड ऑन हो रहे हो, तो आप सबको बुनियादी सुविधा, एक वाहन, 2 कमरों का मकान, बिजली, पानी, चिकित्सा की सुविधा, एक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं? कागज में हो सकता आप लोग कर लो, क्योंकि राजनेता और नौकरशाह कौतुकी होते हैं। पहले जैसे सिद्ध लोग होते थे ना, कुछ भी कौतुक करके दिखा देते थे, बाबा ने कहा ओ, और नारियल हाथ में आ गया। तो राजनेता और नेता तो और ब्यूरो सीक्रेट तो वही बाबा है। कहीं बतासा क्रिएट कर देंगे, कहीं रसगुल्ला, कहीं नारियल, लेकिन वो होता छलावा है बाबाओं का। वैसे राजनेताओं का है। 75 साल की आजादी हो गई, देख ही रहे हैं हम लोग। लाल किले से हमने सुना गरीबी हटाओ, क्या हुआ? गरीबी हट गई होती तो ये क्या सिनेमा देखने जा रहे थे लाखों लोग, पटरी पटरी? इसलिए उस तमाशे में मेरी रुचि नहीं। और नेताओं के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही होता है कि ऐसी डिबेट करा दो तू में वाली, और बच के निकल लो। ना जी, आज चर्चा हम इस बात पर करने आए हैं कि आपदाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, संकट आएंगे। आप सोचिए, अगर भारत की आबादी
भारत की जमीन और संसाधनों के अनुपात में रही होती तो कितना सरल होता। तब हमारी सारी ऊर्जा केवल इस बीमारी से लड़ने में लगती। आज बीमारी से लड़ने में लग रही है 20% ऊर्जा और 80% ऊर्जा लग रही है कि गरीब के पेट में अन्न पहुंचे, पानी पहुंचे, आधा लीटर दूध मिले, चाय बन पाए। इसमें तब इन समस्याओं से हमको नहीं लड़ना होता। पश्चिम के देशों को इन समस्याओं से नहीं लड़ना पड़ा। उनके यहां करोड़ों लोग सड़क पर नहीं पैदल पैदल कंधे पर बोरी रख के निकले। उनके यहां लड़ाई केवल इस बीमारी भर से है कि भाई बीमारी से निपट लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इसी की लड़ाई लड़ो। हमारे लिए बीमारी छोटी हो गई, भूख बड़ी हो गई। आज मुझसे कोई पूछे भारत की समस्या तो मैं कहूंगा बीमारी छोटी है, भूख बड़ी है। ये भूख कैसे जाएगी? मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। बाकी तो सब लोग बात कर ही रहे हैं अपने अपने मन की। ताहिरा हसन जी, हमारा तजुर्बा, इतिहास ये सब हमको बता रहा है, पुराने घटनाक्रम, कि लफाजी कोई कितनी भी कर ले, सच्चाई ये है सुनामी की तरह बढ़ती जनसंख्या सुरसा की तरह है जिसमें सारे संसाधन ध्वस्त हो जाते हैं। जब जब संकट आता है तब तब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, होती रही है और आगे भी होती रहेगी। क्या सुना, ये कोरोना ट्रेजेडी हमको ये नहीं बताती है कि जागिए, आबादी को संसाधनों के अनुपात में नियंत्रित करिए? नहीं, आबादी तो बिल्कुल अमिताभ जी, आपसे इससे पहले भी एक बार हम लोग बहस में थे, ये बात हो रही थी। मैंने कहा था 2025 तक पानी बहुत नीचे आ जाएगा, पानी नहीं मिलेगा लोगों को पीने का। जाहिर है जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंचती। इसको कर दिया जाए कि 2 बच्चे जिनको हों उनको सरकारी सुविधाएं दी जाएं, कैंपेन चलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, हम लोगों ने भी डिबेट की और बात की, लेकिन उसमें कुछ बात नहीं हुई। बात रही जो गरीबी की बात हो रही है, तो गरीबी की तो बहुत ही भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिला के बच्चा होता है 1 घंटे में वो चल देती है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेटेजीज की भी कमी है। जब गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी, कोई सरकारें हो, भाई पॉपुलेशन का लाए, बिल लाए, एक्ट लाए, इम्प्लीमेंट करें, लोगों को लॉकडाउन करने से पहले मजदूरों को घर पहुंचाएं। अब आप फेज में इकोनॉमी खोलने जा रहे हैं, आप क्या इन मजदूरों को वापस ला पाएंगे? ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कुछ। लखनऊ के बॉर्डर पे 4 बाग पे आज बस ट्रकें खड़ी हैं लदी हुई मजदूरों। नहीं ताहिरा जी, तो कोरोना, ताहिरा जी एक मिनट मित्र, कोरोना पर हम पिछले 60 दिनों से रोज चर्चा कर रहे हैं। मेरा आज मूल विषय तो उससे थोड़ा सा हटके है, जन्मा इसी से है वो विषय। आज मैं सिर्फ वहां तक फोकस्ड रहूंगा। आप 20 स्कूल बनाते हैं, 2000 स्कूल, जब तक वो बन के तैयार होते हैं 2000 स्कूल की जरूरत क्रिएट हो जाती है। आप 2.25 करोड़ आदमी प्रति वर्ष जोड़ रहे हैं, 2.25 करोड़। मसला वहां पर टिका है, आज वैसे नहीं टिका। एक दिन में, एक सेकंड में, एक मिनट, दुनिया के किसी मुल्क में 1 जनवरी 2020 को इतने बच्चे पैदा नहीं हुए जितने भारत में हुए। चाइना में भी 40,000 हुए। आपके यहां भगवान की, अल्लाह की ऐसी मेहर, लगभग 70,000 हुए। चाइना ने भी कंट्रोल कर लिया अपनी पॉपुलेशन। नहीं, मैं वही करता। मुझे भाई वो नजूमी, फिर तो कोई नजूमी ही देश में कुछ कर सकता है कि बाबा ने ऐसे किया और खाना आ गया। रसोई में तो नहीं बन सकता 2.25 करोड़ लोगों को हर साल जोड़कर। हर देश की एक भौगोलिक सीमा है मित्र, उसकी आबादी, उसकी जमीन की एक सीमा है ना। जमीन तो नहीं बढ़ सकती ना। दुनिया की 2% जमीन है आपके पास खेती की और 20% से ज्यादा आबादी है, 10 टाइम मोर। ये मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई समस्या नहीं, और कोरोना ने हमको ये अवसर दिया है।
ताहिरा जी कोई मैकेनिज्म अमिताभ जी, कैसे काम कर सकता है? लंबे समय से ये प्रकृति हमें बता रही है। सब काट के प्रकृति ध्वस्त करके नदियों को हम नाली बना चुके, तालाबों को खत्म कर चुके, जगह जगह पाट के सब घर बन रहे हैं, आबादी बढ़ रही। प्रकृति का खेल की वजह से ही बहुत कुछ हो रहा है। क्या पता कोरोना भी उसी की देन हो। जी ठीक बात है। ये कोई जी वो नहीं है। इसको हाँ, तो बहुत प्रकृति का भी दिन हो से सकता है। प्रकृति हमें बता रही है। मैं आचार्य वेदमूर्ति के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कहूंगा। प्रकृति की बात ताहिरा जी ने कही, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, बड़ा पुनीत काम है और लगभग सभी धर्मों ने इसकी वकालत की, आचार्यों ने, धार्मिक पुरुषों ने। लेकिन मैं बहुत खेद के साथ ताहिरा जी से कहूंगा, आबादी बढ़ेगी तो नदी, ताल, तलैया, कुआं, बाग, बगीचा कुछ नहीं बचेगा। लिख लीजिए मेरी बात, कोई कानून लागू कर दीजिए। आदमी रहने की जगह ढूंढेगा तो ताल पाटेगा, नदी पाटेगा, डूब जाएगा लेकिन बनाएगा मकान, मर जाएगा बाढ़ में लेकिन बनाएगा। हम इतिहास नहीं देखते क्या दुनिया का? हम पत्ते गिनने की कोशिश में रहते हैं कि पत्तों पर मुकदमा कर दो कि भाई तुमने यहां मकान क्यों बनाया। मैं दूसरे ढंग से सोचता हूं आचार्य जी, मैं कहता हूं कि उसको कहीं और मकान बनाने की जगह बता दीजिए। सत्य बात है। इस बात पर सजा मत दीजिए कि यहां मकान क्यों बनाया, उसको बता दीजिए कि बच्चा यहां नहीं, वहां जमीन तुम लोगों के लिए खाली छोड़िए, वहां बना लो। है क्या कहीं जमीन ना? आज क्या वो समय नहीं आ गया आचार्य जी, जब हिंदुस्तान में हम ये तय करें कि बिना राजनीतिक भेदभाव के, बिना धार्मिक आग्रह दुराग्रह के, एक नियम समान रूप से पूरे भारत में लागू किया जाए जो इस बात का निषेध करे कि 2 से अधिक संतान नो, नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत ही गंभीर विषय को उठाया, जो अभी तक किसी चैनल ने इतनी प्रमुखता से नहीं उठाया जितना आज प्रमुखता से आप उठा रहे हैं। बिना टीआरपी का देखते हुए आज लोग हिंदू मुसलमान में सिर्फ लगे हुए हैं, लेकिन जो मूल समस्या आज हमारी देश की है वो सबसे बड़ी है, दिन प्रतिदिन विस्फोटक रूपी जनसंख्या बढ़ना। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानार बलिर्बद्धा, अति सर्वत्र वर्जयित। यह जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ रही है, ये अब अति हो चुकी है और इतना अति हो चुका है कि धीरे धीरे अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। उसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी हमारे पास उतना ही है, जल उतना ही है, पहाड़ उतना ही है, नदियां उतना ही है, लेकिन उसका उपभोग करने वाला दिन प्रतिदिन ऐसे विस्फोट से बढ़ रहा है कि एक दिन यह भयावह समस्या आने वाली है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किला से भी कहा था कि जनसंख्या हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन अभी तक इसको कठोर रूप, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र लाए देश, तभी जा करके हमारा देश समृद्धशाली बन सकता है। जी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा, हम लोगों ने सोचा, हम दिल्ली में रहते हैं, कि मेट्रो आएगी तो दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या समाप्त हो जाएगी। जब तक मेट्रो पूरी लेकिन आज देखिए ना, आज मेट्रो की स्थिति क्या है, इतना भीड़ होता है कि लोग अपने आप चढ़ा देते हैं और अपने आप उतर जाते हैं। ये समस्या क्या है? सबसे बड़ी क्या, इतना संसाधन आपने, इतना फ्लाईओवर बना दिया, इतना रोड बना दिया, मेट्रो चला दिया, उसके बावजूद भी आज बसों में भी भर के जा रहे हैं, रोडों पर भी भर के चल रहे हैं, मेट्रो में भी भर के चल रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आगे क्या होने वाली है? ठीक बात महाराज जी, आप एक मेट्रो के ऊपर पिलर लगा के एक मेट्रो और चला दें, हाँ, तब भी यही स्थिति रहेगी। ये बात है। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक मुद्दों पर बहुत काम करते हैं, वो है तो भाजपा के प्रवक्ता और नेता, लेकिन अच्छी बात यह है कि सामाजिक मुद्दों पर कई बार वो अपनी पार्टी के लोगों से भी टकरा जाते हैं। ऐसी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देते हैं कि पार्टी वाले भी कहते हैं भाई उपाध्याय जी क्या कर रहे हो। ये उनके अपना ध्येय है, करते हैं।
और अच्छा काम करते हैं। मैं उनके पास चलूँगा, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि इस विषय पर उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन एक बात फिर कहूँगा, मैं अशोक गहलोत की गलती नहीं राजस्थान में ढूंढ रहा, मैं उन मूर्ख लोगों में नहीं, मैं बंगाल में ममता दीदी की भी गलती ढूंढने नहीं जा रहा कोरोना काल में कि वहां किसी भूखे की फोटो ले आऊं और फिर ट्विटर पे लगाऊं कि ममता दीदी हाय हाय ना। मैं नीतीश बाबू को भी नहीं कटघरे में खड़ा कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी की भी कमी ढूंढने नहीं जा रहा। मैं ये जानता हूं कि 135 करोड़ लोगों को ऐसी महामारी के समय कोई दैवी शक्ति भी सब पुर लोग सुखारी की स्थिति में नहीं रख सकती। इसीलिए हर पार्टी के शासित राज्य में मजदूर वैसे ही चल रहा है। इस सत्य को समझिए और अपने अपने दिमाग के जाले राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से साफ करिए। केरला की स्थिति अच्छी है क्योंकि उन्होंने जनसंख्या पर अन्य भारतीय राज्यों और खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले जमीन आसमान से ज्यादा नियंत्रण हासिल किया है, इसलिए केरला की स्थिति अच्छी है और कोई चमत्कार नहीं। अश्विनी उपाध्याय, क्या कोरोना के जो तमाम सबक हैं, सारी दुनिया तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इन्हीं दो पे संपुट की तरह जाप कर रही है, डिस्टेंसिंग रखो, मास्क। मैं एक बात और कड़वी बोलना चाहता हूं, जो लोग डिस्टेंसिंग चिल्ला रहे हैं छत पे खड़े होके, वो भी पूरे समझदार नहीं है। उनको ये इल्म ही नहीं कि हिंदुस्तान में, ताहिरा जी, 85% आबादी, एक आंकड़ा दे रहा हूं, 50, अश्विनी भाई कभी काम आएगा मुकदमे में, 85% आबादी ऐसी है जिसने एक व्यक्ति एक कमरे का जीवन ही नहीं देखा। एक कमरा 10 व्यक्ति के जीवन में जिसकी पीढ़ी खप गई, वहां ये लोग लुकाटी लिए घूम रहे करे डिस्टेंसिंग, डॉक्टर से लेके कंपाउंडर तक सब चिल्ला रहे हैं डिस्टेंसिंग। पगला गए हैं क्या? धारावी में डिस्टेंसिंग कैसे कौन करेगा? माइका लाल, खोड़ा में कौन करेगा डिस्टेंसिंग? उनको मरने दे, वो ना समझ लोग हैं। मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, ये शेर कह के अश्विनी भाई के पास जाओगे, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। अश्विनी भाई, क्या होना चाहिए? अमिताभ जी, वास्तव में जो सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि संसद और विधानसभा में हमारे समस्याओं के ऊपर तू मैं होता है, समस्याओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है। और माफ करिएगा, आज की डेट में ज्यादातर समाचार चैनलों पे भी केवल आरोप प्रत्यारोप तू मैं होता है। समस्या के मूल कारण और मूल कारण के निवारण पे चर्चा नहीं होती है। आप इसको करते हैं, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जहां पहले भी थे, जहां आज भी हैं, हमेशा आप समस्या के मूल कारण और मूल कारण के निवारण पे चर्चा करते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले 20 साल से, मैंने 2000 के आसपास चाणक्य को पढ़ा था, और चाणक्य जब से पढ़ा तब से मैं हर एक समस्या के मूल कारण पे जाता हूं। और मेरा 20 साल का शोध यह है अमिताभ जी कि भारत के 80% समस्याओं का दो ही कारण है, 80% समस्याओं का दो ही मूल कारण है। एक है पॉपुलेशन, एक है करप्शन, एक है भ्रष्टाचार, दूसरा जनसंख्या विस्फोट। आप भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, जनसंख्या विस्फोट खत्म कर दीजिए, रोक दीजिए, ये भारत रामराज्य आ जाएगा, ये भारत विश्वगुरु बन जाएगा। नहीं तो इसके बिना कुछ नहीं होना। आपने कहा 135 करोड़, मैं थोड़ा उससे असहमत हूं। दिसंबर में भारत में 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका था, और यह ऑन रिकॉर्ड है कि 1 जनवरी को भारत में 68,000 बच्चे पैदा हुए। आज की रेट में मई में भारत में 70,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे। 70,000 बच्चे पर डे पैदा होने का मतलब अमिताभ जी कि 2020 में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। भारत नहीं, चाइना नहीं, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई देश हर साल 2.5 करोड़ नए रोजगार पैदा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं पैदा कर सकता। तो इसलिए हम ये कहना कि हम जो है आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिना जनसंख्या विस्फोट रोके हुए,
मुझे नहीं लगता है, इसलिए मैंने आज चिट्ठी लिखी माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनसे यही आग्रह किया है कि भारत को अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले आप हम दो हमारे दो सबके दो, ये व्यवस्था भारत में कर दीजिए। और इसका मैं आपको कुछ पौराणिक उदाहरण देना चाहूंगा अमिताभ जी, आप खुद भी जानते हैं, भगवान राम के पहले बहुविवाह होता था, लेकिन भगवान राम ने जब राजा बने तो उन्होंने हम दो हमारे दो नियम अपनाया। उन्होंने खुद, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, सब ने एक एक विवाह किया और सबके दो दो बच्चे पैदा हुए, जबकि उस जमाने में जनसंख्या विस्फोट कोई समस्या नहीं थी। लेकिन भगवान राम ने प्रजा को संदेश देने के लिए कि एक पत्नी दो संतान ये पर्याप्त होता है, उनको पूरे परिवार के साथ उन्होंने अपनाया। अब मैं आता हूं तीसरी बात पे। हमारे पास दुनिया की मात्र 2.5% जमीन है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है और जनसंख्या 20% हो गई है। 20% में क्यों कह रहा हूं कि दिसंबर में 125 करोड़ आधार बन चुके थे और भारत में, मेरे परिवार में भी मैं 4 आदमी रहता हूं, मेरे छोटे बेटे का आधार नहीं बना हुआ है। आप भी अपने रिश्तेदारों के यहां पता कर लीजिए, भारत के जितने आपके दर्शक हैं आप अपने घर में पता करिए, आपको पता चलेगा कि 5 आदमी का परिवार है तो 1 आदमी का आधार नहीं है। इसका मतलब भारत में 20% लोगों के पास आधार नहीं है, और 20% अगर आधार नहीं है तो 125 करोड़ आधार वाले, 20% यानी 25 करोड़ बिना आधार वाले, तो हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है, 150 करोड़ के पार हो गए। अगर आप इसको रेशियो में देखें, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। हाँ, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, और जो जनसंख्या, और वहां पे 1 जनवरी को 47,000 बच्चे पैदा हुए, भारत में 68,000 बच्चे पैदा हुए। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना, अमेरिका में 1 जनवरी को 11,000 बच्चे पैदा हुए, भारत में 68,000 बच्चे पैदा हुए। तो क्षेत्रफल अमेरिका का हमसे 3 गुना, और हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं अमेरिका के लगभग अश्विनी भाई, बिल्कुल आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं आमिर साबरी और अशोक सिंह के पास दूर होगा, एयर दोबारा आऊंगा आपके पास। पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कैसे खत्म होगा? भारत भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़ कैसे खत्म होगी? एक ही चीज में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और वो भी दैनिक आधार पर, दुनिया के सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर। कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं जो प्रतिदिन विश्व रिकॉर्ड बना रहा हो। यह श्रेय भारत के माथे पर जाता है। प्रतिदिन अधिकतम संतान की उत्पत्ति का रिकॉर्ड भारत के खाते में जा रहा है। दुनिया का कोई मुल्क इससे कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा। अच्छी यूनिवर्सिटीज हम नहीं बना पाए, जो दुनिया में 100 यूनिवर्सिटीज में 70,000 बच्चे पर डे, नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान का आशीर्वाद, अल्लाह का फजल रहे, झंडा बुलंद रहे, बच्चे पैदा करने में दुनिया में हमारे आसपास कोई नहीं ठहरे। आमिर साबरी, अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे हम दो हमारे दो, मैं कहता हूं ये नारा हो गया बेकार। अब नारा होना चाहिए सबके दो से ज्यादा कतई नहीं, है ना साबरी साहब, क्या कहते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, बहुत अच्छी बात पर डिबेट आपने बुलाई है। सच्ची बात यह है कि कानून का जहां तक मसला है, आप कानून कितने बना लीजिए, कानून से मामला नहीं, बल्कि ये हमें खुद तय करना पड़ेगा कि हम दो हमारे दो। और बहुत अच्छी आपने बात, एक बहुत अच्छी बात कह दी है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि आप इतना खुल के ईमानदारी से बोल रहे हैं कि हम नहीं सबके दो, हम दो हमारे दो नहीं सबके दो। अगर इस तरीके से, लेकिन ये सोचना भी हमें को पड़ेगा। आप कानून चाहे कितना बना लीजिए, लेकिन कानून को फॉलो करने का मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहां पर कितना टिकते हैं। बड़ी बात यह है अमिताभ जी, इसके लिए हमें स्वयं में अपने आप में निश्चय करना पड़ेगा कि हम दो हमारे दो, या सबके दो, बात यही है कि, और इस पर कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब का दबाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात आपने कही है, मुझे बहुत पसंद आई अमिताभ जी आपकी बात। साबरी साहब, बहुत अच्छी बात आपने की, किसी धर्म का लेना देना नहीं। अशोक सिंह के पास अब तो इसलिए आया, मुझे पता था बात वहां पर आएगी कि कानून की उपयोगिता क्या। अशोक सिंह उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी ने तरीके पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचा था 70s में। मैंने उस तरीके को भी जमीन पर अप्लाई होते देखा, उसके बाद उस तरीके का राजनीतिक नुकसान भी देखा, और उसके बाद सारे राजनीतिक दलों ने गंगा में खड़े होके कमर तक पानी में कसम खाली, तुलसी का पत्ता हाथ में लेके कि जनसंख्या की ओर देखेंगे नहीं, चूल्हे में जाओ, एक दिन में 10,000 पैदा हो चाहे 10 लाख।
पूछो क्यों, अरे बोले आपने देखा नहीं इंदिरा गांधी क्या हाल हुआ ना, ये काम नहीं करेंगे। अशोक सिंह, क्या ये समय नहीं आ गया जब सियासी रस्साकसी छोड़कर सब लोग एक साथ खड़े हो ताकि नफा नुकसान का मामला ना रहे और ये कहे कि भाई सबके दो, नेता हो, अभिनेता हो, चपरासी हो, बाबू हो, किसान हो, मजदूर हो, चप्पल हो ना हो, पत्थर पर चले, सड़क पर चले, इससे भी कोई फर्क नहीं, कानून एक, राजा से रंक तक सबके दो। नहीं अमिताभ जी, निश्चित तौर पर गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है। पूर्व सरकारों ने काम किया और अभी भी जो कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जनसंख्या लेकर, आज अब काम करने का वक्त आ गया है। न इसमें कोई जात और मजहब देखना चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूं इस बात के लिए। एक सामाजिक मुद्दा है और जब समाज की बात आती है तो सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए, वो चाहे कोई जात धर्म का आदमी हो, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो। सामाजिक मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मगर आज चूंकि समय ऐसा है, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत सारी बातें आगे भी रखेंगे। लंबे समय पर आप डिबेट करते रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को पहल करनी पड़ेगी। मगर सरकार, अभी आमिर साहब भी कह रहे थे, अभी अश्विनी उपाध्याय भी कह रहे थे कि 20% लोगों को आधार नहीं मिला। अरे भाई 6 साल तो आपकी सरकार है, आधार लोगों को मिल जाना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मगर जिम्मेदारी सबकी है, इसमें कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि भाजपा का आज शासन है या कांग्रेस का आने वाले समय में शासन है या राज्यों की सरकार है। इसमें सब लोगों को लगना पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारी है। और ये भयानक बात है कि लगातार हम जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये आने वाले समय में विस्फोटक होगा। पर्यावरण का आप हाल देख ही लीजिएगा। 50 दिन के लॉकडाउन में जिस तरीके का आज अगर सब चीजें साफ स्वच्छ दिख रही हैं, गंगा पे बहुत सारा काम हो गया, मगर आज गंगा 50 दिन में साफ पानी दिख रहा है, पीने लायक हो गया है। तो इसमें सामाजिक जिम्मेदारी है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को पहल करना चाहिए और सार्वजनिक कदम उठाने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अमिताभ जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पर चर्चा। छोटा सा ब्रेक। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। खबर सरोकार के लिए, खबर रोजगार के लिए, खबर तरक्की के लिए, खबर खुशी के लिए। R9 टीवी, सिर्फ खबर के लिए। अभी एक दर्शक ने, चैतन्य दर्शक रहे होंगे, उन्होंने अभी फोन करके कहा जब हम ब्रेक पर थे कि अमिताभ जी ये बात जरूर बोलिए कि तमाम अलग अलग राज्यों में बच्चे के जन्म पर अलग अलग प्रोत्साहन राशि आज भी जारी है। तो ये दो काम नहीं चलते। हालांकि सरकारें भी भारत में अजब गजब हैं भाई, आज से नहीं, लंबे समय से। एक उलटवासी हर जिले में है, पूरे भारत में, हर राज्य में, पूरे भारत में। शराब मतलब मद्यपान प्रमोशन करने के लिए टारगेट और अधिकारी कि ज्यादा दारू बिकवाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। और वही उसी की बगल में एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक कुर्सी और नहीं, 2 कुर्सी और एक मेज और एक मटका रखा है। वहां उसके बाहर बोर्ड लगा है मद्य उन्मूलन अधिकारी, वो भी बैठते हैं। अब इसमें कौन लूडो खेल रहा है? राइट फ्रॉम पंडित जी, जवाहरलाल जी टू नरेंद्र मोदी चल रहा है। और भगवान जाने आगे भी चलेगा, हमारे बच्चे कोई पीढ़ी यही देखेंगे कि ये जो बगल में एक साहब बैठे ये दारू बिकवाते हैं, इनका लक्ष्य है। और ये बगल वाले इसलिए तनख्वाह दोनों ले रहे अमिताभ अग्निहोत्री के टैक्स के पैसे से। प्रणाम है ऐसे सिस्टम को मेरा। खैर, मैं बहस को बहुत नाजुक मोड़ पर ले जा रहा हूं, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो अंडा अरे अश्विनी भाई, अंडा टूटे फूटे तोड़ा नहीं जाएगा तो ऑमलेट नहीं बनेगा, ये से समझ लीजिए। आप ही से बात शुरू करता हूं अश्विनी उपाध्याय, चूंकि आपने इस पर काफी काम किया है। मैं ऐसा मानता हूं, जन जागरण, सामाजिक जागरण, लोक जागरण, धार्मिक जागरण, राजनीतिक जागरण, सबका स्वागत।
खूब सब लोग करो अच्छे से, लेकिन फिर भी एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कानून भी होना चाहिए जो निषेध करे कि ऐसा करेंगे तो ये सुविधाएं आपसे ले लेंगे। क्या जनसंख्या का विस्फोट ऐसे कानून की बिना मौजूदगी के रोक पाना संभव है? नहीं अमिताभ जी, इसमें कानून तगड़ा बनाना पड़ेगा। मुझे आप जरा 2 मिनट का समय दीजिएगा। जी देखिए, चीन ने 1950 में हम दो हमारे दो बनाया। 1977 में आके उनको लगा ये हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। 1977 में उन्होंने हम दो हमारे दो को हम दो हमारे एक कर दिया, यानी 2 बच्चे के बजाय 1 बच्चे कर दिया। जब टारगेट उनका अचीव हो गया तो 2015 में उन्होंने फिर से हम दो हमारे दो हम दो हमारे एक से हम दो हमारे 2 कर दिया। यानी पहले लगभग 35 साल तक 27 साल तक 2 बच्चों का कानून बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने करीब 40 साल तक 1 बच्चे का कानून रखा। अब उसके बाद पिछले 5 साल से उन्होंने 2 बच्चे का वापस छूट दे दिया है। दुर्भाग्य यह है अमिताभ जी कि हमारे सांसदों को ही नहीं पता है कि संविधान में इसका प्रोविजन है। हमारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया हुआ है, और मैं जब व्यक्तिगत रूप से सांसदों से मिला तो पता नहीं किसने एक भ्रम फैला दिया है सांसदों में कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके चक्कर में मैं अभी करीब 150 संविधान की कॉपी मैं सांसदों को बांट चुका हूं, उनको दिखा चुका हूं कि 1976 में इंदिरा जी ने संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन किया था, उसी में नहीं 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमारे संविधान के शेड्यूल 7 में प्रोविजन कर दिया गया और उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। कॉन्करेंट लिस्ट में डालने का मतलब केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकता है, राज्य सरकारें भी बना सकती हैं, और वो सबको मैं दिखाता हूं अंडरलाइन कर करके। आप शेड्यूल 7 देखिए, संविधान का लिस्ट 3 देखिए, एंट्री नंबर 21 देखिए। अब मुझे लगता है अब दोबारा सत्र शुरू होगा, शायद कुछ निकले, लेकिन निश्चित रूप से कानून कठोर चाहिए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका एचआरडी मिनिस्ट्री की होगी। एचआरडी मिनिस्ट्री के पास दुनिया के सारे यूनिवर्सिटी हैं, सारे कॉलेज हैं, सारे उनके पास केंद्रीय विद्यालय है। इन सभी जगहों पे जनसंख्या विस्फोट के नुकसान, इस पे डिबेट शुरू कराई जाए। जनसंख्या विस्फोट के नुकसान, इस पे निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन शुरू हो, लेकिन कानून ऐसा हो जो कानून तोड़े। आप चाइना में उन्होंने क्या कानून बनाया कि जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसका हम बैंक का खाता बंद कर देंगे, हम बिजली का कनेक्शन काट देंगे, हम पानी का कनेक्शन काट देंगे, हम उसको कोई सब्सिडी नहीं देंगे। या वो चाइना में रहेगा लेकिन लोगों से भी इस पर राय चाइना में रहेगा रिफ्यूजी बन जाएगा। अश्विनी उपाध्याय ने कहा डिबेट कराइए, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक अच्छा सुझाव है, लेकिन उससे भी डिबेट भी कराइए, निषेध नहीं, उसका भी स्वागत। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए, करीब 15, 20, 25 करोड़ की आबादी ऐसी भी इस देश में जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो अपने ही रो में है। उसके लिए क्या करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो साबरी साहब, अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं चाइना का उदाहरण देखें, क्योंकि हाल फिलहाल दुनिया में अगर सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल किसी ने किया, सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल, तो दिस इज वन एंड ओनली चाइना। वो कह रहे हैं कि नहीं, एक कड़ा कानून तो चाहिए ही चाहिए, जागरण साइड बाय साइड चलता रहे, और मैं भी इसी मत का हूं। क्या कहते हैं आप? हिंदुस्तान में पहले से कम नहीं है। आप देखिए कितने कड़े कड़े कानून बने, लेकिन कानून तोड़ने वाले उससे ज्यादा उदंडी हो गए। देखिए फिर समझ लीजिए, ये काम कानून तो नहीं चलेगा, ये काम मुझे स्वयं में निश्चय करना पड़ेगा। ये बहुत चिंतनीय विषय है जो आपने आज उठाया है जनसंख्या के लिए रोकने के लिए, लेकिन जनसंख्या ऐसे नहीं रुकेगी, उसके लिए हमें स्वयं में निश्चय करना पड़ेगा, मुझे जनसंख्या रोकना है। आप कानून नहीं, अमिताभ जी मैं एक बात दोहरा दूं कि आप कानून का काम बना लीजिए, होना कुछ नहीं है। आप थोड़ा इस पर समझ लीजिए अमिताभ जी। ठीक। और आप ये बात कह रहे हैं 8 लॉकडाउन जो घोषित है, आप देखिए हमें लग रहा है 6 महीने बाद कम से कम 2.5 से 3 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की फिर बढ़ने जा रही है। जी ठीक है। आचार्य वेद मूर्ति, कानून होना चाहिए या केवल कथा भागवत से काम चल जाएगा? कानून ही नहीं, एकदम सख्त कानून होना चाहिए। और जितने हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य हैं
और चारों पीठ के शंकराचार्य हैं और हमारे जो भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, IAS IPS लोग, सभी लोग एक साथ मिलकर के इस लॉकडाउन से पहले सभी से आग्रह करता हूं कि इस लॉकडाउन से पूर्व सभी लोग एक पोस्ट कार्ड पर जनसंख्या कठोर नियंत्रण कानून लाने के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखें और उनसे आग्रह करें कि ये गोल मटोल वाली नहीं, शीघ्रातिशीघ्र इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्रातिशीघ्र लाए, जैसे चाइना ने किया था। जी ताहिरा जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? पहले भी कहा अमिताभ जी कि कानून तो लाना पड़ेगा, और अभी जो बात हो रही है कानून बहुत से आए लेकिन नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंट हम खुद करें। लेकिन कानून इसका मतलब लाया ही ना जाए कि लोग नहीं मानेंगे। अगर कुछ लोग नहीं मानेंगे तो उनको सब्सिडी से किनारे कर दीजिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, है ना, और जो हम अपना गरीबों को घर वगैरह देते हैं उन सब से किनारे कीजिए उनको फिर। तो इसका मतलब ये है कि आपको कानून तो एक लाना ही पड़ेगा, और नुक्कड़ नाटक वो तमाम लोग, वो हमारी जनता जो पढ़ी नहीं है, इलिटरेट है, उसके बीच थोड़े नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया जाए पानी जो है कितना नीचे आ गया है और पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और जो पर्यावरण की बात है, जो हमारे एनवायरमेंट की बात है, जो उसकी तबाही हो रही है, उससे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो उनको बताया जाए, उनके बीच इसको ले जाया जाए नुक्कड़ नाटक के रूप में। जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ आप डिबेट करेंगे, लेकिन आपकी अपनी इस जनता को नहीं छोड़ सकते आप वहाँ आप अमिताभ जी, ठीक बात, आएंगे अश्विनी भाई, आएंगे आपके पास आएंगे अभी। अशोक, ठीक बात ताहिरा जी। अशोक सिंह, उनसे संवाद कीजिए, संवाद करके जन जागरण, संवाद, सेमिनार, डिबेट, ऐसे राइटिंग, ये सब चलती रहे, फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक कड़ा कानून होना ही चाहिए। बिना कड़े कानून की उपस्थिति के इतना बड़ा निर्णय सफल नहीं हो सकता। आपकी राय क्या है भाई अशोक जी? अमिताभ जी, मैं देखिए, आपने पहले कह दिया था जब आप पहले वक्तव्य दे रहे थे कि कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी इसमें, और एक चूंकि सामयिक विषय है। कानून, हमारे संविधान बहुत स्ट्रांग है। हमारे संविधान में दफा 25 भी, उस पर भी जेल चला जाता है, और एक 302 का मुलजिम घर बैठ जाता है। तो ये सवाल इच्छा शक्ति का और समाज का है, और समाज जब बनता है तो चार लोग बैठ के तय करते हैं कि भाई ये होना चाहिए। आज बड़ी बड़ी पंचायतें बैठ जाती है, बड़े बड़े धर्मगुरु बैठ जाते हैं, बड़े बड़े उलमा बैठ जाते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी होगी, समाज के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, तब कहीं हम इससे जाके लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में कानून कमजोर है। आज महिलाओं पर जो अत्याचार, कानून बना सरकार का, मगर आज भी अत्याचार और हत्याएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सामाजिक की जिम्मेदारी होगी, तभी ये जाकर हम इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट। जी अश्विनी जी। मैं एक तो अमिताभ जी, हमने एक पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है, और मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को एक पोस्ट कार्ड जरूर लिखें। हमने टारगेट लिया है कि एक करोड़ पोस्ट कार्ड भेजने का टारगेट लिया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं अमिताभ जी, आप लाउड स्पीकर कायदे से धार्मिक स्थानों पर नहीं चला सकते। अगर सरकार एक निर्णय कर ले कानून बनाने के अलावा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च पे लाउड स्पीकर तभी चलेगा जब पर डे सुबह 7 बजे आप 15 मिनट जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम को बताएंगे। यानी अगर आप सभी मंदिर की, सभी मस्जिद, सभी गिरजाघर, सभी चर्च की ड्यूटी लगा दीजिए कि सुबह सुबह भजन से पहले जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताओ, जनसंख्या नियंत्रण के फायदे बताओ, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रचार हो सकता है, बहुत बड़ा प्रचार हो सकता है। जी चलिए, अच्छा, कुछ ताहिरा जी कहना चाह रही थी। ताहिरा जी, जी ताहिरा जी। मेरा कहना है, अभी जो कह रहे थे अशोक जी कि कानून है, महिलाओं के प्रति हिंसा तब भी हो रही है, बिल्कुल एक मजबूत कानून बनने के बाद निर्भया के उसके बावजूद हो रही है, लेकिन हमारे पास एक टूल है, हम डोमेस्टिक वायलेंस कानून भी लड़ के रहे, उससे हम लड़ रहे हैं, महिलाएं लड़ रही हैं बिना कानून के। ठीक बात ताहिरा जी, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। मैं ताहिरा जी ने जो बात कही मैं कहूँ, अशोक सिंह ने जो सवाल उठाया उस पर मैं एक बात कहूंगा। कानून संविधान में हमारे, अरे सुनो भाई अशोक, सुनो, उसमें एक बड़ी बात है, जरा सोचिए, इतने कठोर कानूनों से पहले का भारत भी हमने देखा।
आज का भारत भी देख रहे, बड़े बड़े मंत्री, संतरी, अधिकारी, अरबपति, खरबपति, ब्लॉक प्रमुख, दबंग, बाहुबली, माफिया जेल में सड़ रहे हैं कि नहीं सड़ रहे हैं? जरा जरा बच्चियों की रिपोर्ट पर एक ऐसे बाबा जेल में सड़ रहे हैं, बाकी ने तो गूगल में उनको देखा होगा। अमिताभ अग्निहोत्री ने देखा 7 चीफ मिनिस्टर पैर छूते हुए, 12 केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति तो हजारों, वो जेल में सड़ रहे हैं, जमानत नहीं हुई एक बिटिया की एफआईआर पर। अशोक, ये कानून की ही देन है मित्र, वरना हमने वो भारत भी देखा है कि खेत से निकले तो कंधे पर टांग ले गए, न कहीं रिपोर्ट हुई न कहीं सुनवाई हुई। ये मैं सच जितना देखा है उतने बता रहा हूं। बोले कौन है? बोले फलाने भैया के लड़के हैं। अच्छा जी, क्या इस देश ने ऐसी प्रथा नहीं देखी? पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी कि गांव में डोली आएगी, अमिताभ जी अभी कुछ गांव में डोली आएगी, दलित और पिछड़े के घर की बहू आएगी तो पहले हवेली जाती थी, अगली सुबह विदा होके आती थी। क्या ये नहीं सच था? मैंने देखा है। आप कोई करके दिखा दे, माइका लाल। ताहिरा हसनी ईंट से ईंट बजा देंगी, बाकी छोड़ो। ताहिरा जी ठीक बात है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। 10 साल पहले मैंने खुद देखा कैसे घूंघट में हमारी महिलाएं खेत मजदूर उठा के उनको ले जाते, बलात्कार, एफआईआर दर्ज नहीं होता था। चलिए ठीक है, अमिताभ सर आपके पास में आ रहा, वक्त कम है, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। इसलिए मैं कानून तो जरूरी है, हाँ मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कानून के साथ साथ जागरण भी करिए। ताहिरा जी जैसे लोग हैं, अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग हैं, आचार्य जी जैसे हैं, साबरी साहब, सब लोग जागरण भी करें, हम लोग भी अपनी योगदान दें, समझाएं। लेकिन और जो लोग कहते हैं कि कानून से नहीं होगा, मैं एक ताबीज देता हूं, अगर काम कर जाए तो चला के देख लो, नहीं तो फेंक दो ना ताबीज। लंबी कहानी नहीं, ना डाटा ना स्टैटिक्स, आप इतना कह दो सरकारी बैंक में खाता, पीडीएस की स्कीम के तहत अनाज, सब्सिडी का सिलेंडर, इतना नहीं मिलेगा। ठीक, सरकार से मिलने वाले जो सामान्य चीजें हैं वो सब देश के लिए, आपके लिए भी है, लेकिन सरकार से मिलने वाली जो विशेष सुविधाएं हैं उनसे आप वंचित हो जाएंगे। ये बात ताहिरा हसन को, अश्विनी उपाध्याय को बाद में पता लगेगी, गरीब को पहले पता लगेगी। गरीब का सिस्टम इतना फास्ट है, गूगल से फास्ट है, जान लो। कचहरी में कौन सा नया फॉर्म आया है सरकारी योजना का, ये अशोक सिंह को बाद में पता लगता है, गरीब को पहले लगता है। मैं तो जितनी बात बोल रहा हूं वो सब जमीन की बोल रहा हूं। कौन सी ट्रेन उसके इलाके में जाती है, कहां कहां रुकती है, उसको पहले पता होता है, पीयूष गोयल को बाद में। ये जान लीजिए, उसके पास ये इतनी तो घ्राण शक्ति है। एक अफवाह फैल जाती है इस मुल्क में कि भैया ऐसा फार्म बट रहा है कि एक एक कमरे का मकान सबको देंगे मोदी जी, क्या? तो कचहरी पे लाठीचार्ज करवाना पड़ता है, इतनी भीड़ जमा हो जाती है। उसमें तो कोई जनजागरण नहीं होता। एक आदमी पान की दुकान पर बोल के चला जाता है। पटना में किसी एक आदमी ने बोला था, ताहिरा जी, पान की दुकान पर, कि वो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम आई है, 6,000 रुपया डालेगी सरकार। क्या पता है? सुबह 4 बजे अशोक सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना को वहां लाठीचार्ज कराना पड़ा। आदमी जाने को तैयार नहीं। क्या? वो कहा ना जी, बोले 10 बजे खुले, बोले मैं 10 बजे तक रहूंगा। वो कहा कोई योजना नहीं, टंगवा दिया बोर्ड पर लिखकर, फिर भी आदमी जाने को तैयार नहीं, गलियों में छुप गया। बोले जब पुलिस जाएगी तो आएंगे, लेकिन खाता खोलेंगे। कौन माइका लाल कहता कि जनता समझ नहीं पाएगी? आप करके तो देखो। अगर ताहिरा हसन से ज्यादा पहले ताहिरा जी को उनकी मेड ना बता दे कि आपा सुना ऐसा कानून बन गया, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अशोक सिंह के यहां जो काम करता है बच्चा,
वो अगर अशोक सिंह को ज्ञान ना दे दे तो भी छोड़ दूंगा, और ये ना कह दे कि भैया बदल गया कानून, सिलेंडरवा नहीं मिलेगा। सुना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह से पहले जानकारी उसके पास आएगी, स्वतंत्र देव सिंह से पहले उसके पास आएगी जानकारी। लिख लो, यही सच्चाई है। उसको किसी धर्माचार्य की जरूरत नहीं ना, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, यही तो ईश्वर की कृपा है। आप जनधन खाता बंद कर दो, कहते हुए जनधन खाता आप ऑपरेट नहीं कर सकते अगर 3 बच्चे हैं। 1 घंटे में दिल्ली में 10 लोगों के कान में फूंको, 1 घंटे बाद असम से कंफर्म करा लो, बंगाल से कंफर्म करा लो, पटना से कंफर्म करवा लो। अगर इको लौट के ना आ जाए तो मुझसे कहिएगा अमिताभ जी कैसा ताबीज बांट गए थे। मोदी जी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप कागज में लिखो तो 1 घंटे के बाद इको आ जाएगी देश भर से। ये देश बड़ा विचित्र है। जिन लोगों ने पांव पांव देश नहीं देखा, माफ करिए, वो लोग इस देश को नहीं समझ सकते। बड़ी खराब टिप्पणी कर रहा हूं। रेल और जहाज से देश देखने वाले लोग देश हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते। विदेश में गया नहीं, इसलिए वहां के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। पांव पांव जिसने नहीं देखा देश, मुझे वो अवसर मिला है, इसलिए मैं देश की नब्ज समझ पाता हूं, कोशिश करता हूं। जो ब्यूरोक्रेट नहीं समझ पाते, वो गेहूं बांटना शुरू कर देते हैं और चक्की को एसेंशियल सर्विसेज में नहीं डालते। ये नादानी वही कर सकता है ना जिसने देश नहीं देखा हो। अमिताभ अग्निहोत्री की निगाह तो वहीं जाती है कि गेहूं का क्या करेंगे, जानवर है क्या, तब बताना पड़ता है, तब अधिकारी कहता हो अच्छा करते हैं, इसको जारी करते हैं। ये वही लोग हैं देश चलाते हैं, जो आज से नहीं, जवाहरलाल जी के समय से वही लोग चला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, एक बार आप बना दो कानून, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हिंदू मुसलमान का भी इसमें झंझट नहीं है, सिख ईसाई का भी झंझट नहीं। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, जितने लोग गरीब की दुख से दुखी होते हैं, जिनकी आंख में नमी रहती है गरीब को लेके, उन सब लोगों को इस कानून की वकालत ज्यादा करनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय 2 की बजाय 3 बच्चे का भी लालन पालन कर लेंगे, अशोक सिंह कर लेंगे, ताहिरा हसन कर लेंगी, साबरी साहब कर लेंगे, आचार्य जी तो दूसरे आश्रम के व्यक्ति हैं, अमिताभ अग्निहोत्री कर लेंगे। ननकू और रज्जाक नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको भी अगर पीड़ा से मुक्ति देनी है तो एक बार फोड़े का ऑपरेशन तो करना होगा। बच्चे के फोड़ा निकल आता है तो हम लोग ले जाते तो बच्चा रोता है, कहता हम नहीं कराएंगे, कहता है ना। लेकिन माता पिता उसका पैर पकड़ते, कहते डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो कर ही दो, मवाद निकल जाता है, फिर बच्चा खुश हो जाता है। उन लाखों करोड़ों गरीबों के लिए उनको पानी मिलता रहे, उनको रोटी मिलती रहे, इसके लिए जनसंख्या कानून लाइए जी। हमें तो पानी मिल जाएगा, हमसे मतलब जो लोग साधन संपन्न है, सुविधा संपन्न है, अधिकार संपन्न है। कलेक्टर साहब को तो पानी मिल जाएगा, मंत्री जी को पानी मिल जाएगा, उद्योगपति को पानी मिल जाएगा, अशोक सिंह को मिल जाएगा। ननकू को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा 20 साल बाद। चिंता आज है जी। गली गली धारावी मत बनाइए, खोड़ा मत बनाइए। कोरोना ने हमको संदेश दिया है, इस पर कानून लाइए। पॉलिटिक्स को किनारे रखिए। भारत में एक नया सूर्योदय होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं मोदी साहब कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत की भी पहली शर्त है कि जनसंख्या नियंत्रण में रहे। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप स्वस्थ तब रहेंगे जब डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। वैसे जनसंख्या कंट्रोल में नहीं तो आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिंह साहब, ताहिरा हसन जी, आमिर साबरी साहब, आचार्य वेद मूर्ति वैदिक जी और अश्विनी उपाध्याय जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबे वक्त से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हो रही है, लेकिन एक बार फिर से ऐसे दौर में जब कोरोना की जंग पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत भी, और इस दौरान ये देखा जा रहा है कि सड़क सड़क, शहर शहर, अस्पताल में आदमी ही आदमी, यानी कि जनसंख्या इतनी कि लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इसलिए सबके दो उसके बाद दो, ये होना चाहिए।
इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।